क्या हाल चाल बच्चे, सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं सारसा जंक्शन पे। हम लोगों की मिसाइल मैन सीरीज में एक क्लास पहले बीत चुका है। आज हमारा दूसरा क्लास होगा। इसमें हम लोग आज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है पिछली क्लास को आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो हमारा क्या करना तो पड़ेगा। अच्छा, जब आइला क्या गुंडा बनेगा रे तू है। चलो चलते हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, सबसे पहली बात आप इस चीज को थोड़े से समझेंगे कि सर जी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो यहां है 15, जिसे हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये डिवाइडेंड और ये डिवाइजर है, और ये 2 7 जा 14 और ये 1 आ गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया और ये रिमाइंडर हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमेरिकल बात में। हाँ, इतना छोटा छोटा कराओगे सर जी? नहीं, देखो ये तो आप डिजिट के अंदर देखते हैं, पर इन्हीं चीजों को हम लोग आज पॉलिनोमियल के थ्रू देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, उसमें किस तरह से हम लोग रिमाइंडर को, फैक्टर को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यही होगा। और हाँ, हमने आपको एक चैप्टर शायद आपको होमवर्क दिया था ना, आपने किया हो या नहीं किया हो, उसका भी क्लास आज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे तो इस क्लास के बाद आपको वो चैप्टर 1 और इसका जो एक्सरसाइज होगा चैप्टर 2, इस दोनों का हम लोग आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला बात जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या है, ये बड़ा ही सिंपल सा शब्द है पॉलिनोमियल। इसके बारे में समझते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। आपने ऐसा बहुत सारा देखा होगा, या यूं कहे कि ax² प्लस bx प्लस c, या फिर कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे ax प्लस b। आप कुछ भी देख सकते हो। कहने का मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, उसमें आपको जितने भी x दिखाई दे, जैसे यहाँ एक x यहां दिख रहा है, एक x यहां दिख रहा है, एक x यहां दिख रहा है, और इसमें तो x ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी x आपको दिखाई देंगे, वो सारे x के जो पावर होएगा ना, वो बिल्कुल इंटीजर होगा, और वो भी पॉजिटिव, अर्थात हम यूं कहें कि होल नंबर्स होंगे। जितने भी पावर्स होंगे, यानी कि द पावर ऑफ x, पावर ऑफ x जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना होल नंबर होगा, अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी काउंटिंग नंबर में आ सकता है, इंक्लूडिंग 0। ना तो कभी पावर निगेटिव होएगा, ना ही कभी पावर फ्रैक्शन होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो पॉलिनोमियल होने का सबसे पहला शर्त है कि जितने भी आपको इक्वेशन में x दिखाई दे, उस x का पावर हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर दिखेगा, अर्थात होल नंबर दिखाई दे। पहला बात तो ये हो गया। अब जब इंटीजर ये हो गया, अर्थात ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया, अब इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के बाद जितने भी x आएंगे ना, उस x में जो मैक्सिमम पावर कहलाएगा वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। अर्थात अगर हम तुमसे पूछे ये कौन से डिग्री का इक्वेशन है, इस डिग्री का नाम है 3 डिग्री इक्वेशन, और इसके लिए मैथ्स के अंदर एक स्पेशल नाम लिखा जाता है जिसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह से आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, ये भी एक इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन है, पर संभाल लेना, ये एक एक्सप्रेशन है। x में पावर 2 दिख रहा है, यहां कुछ भी नहीं, तो x में पावर 1 दिख रहा है, और ये कांस्टेंट टर्म, यहां तो x है ही ना। अब देखो x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री इक्वेशन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री इक्वेशन। और इसी का नाम है मैथ्स के अंदर, इसी का दूसरा नाम आ गया जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन या 1 डिग्री इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या फिर 1 डिग्री इक्वेशन या एक्सप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। अर्थात 1 डिग्री का एक स्पेशल नाम है लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री का एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 डिग्री का स्पेशल नाम है क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री का इक्वेशन स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री इक्वेशन, यानी कि x का अगर मैक्सिमम पावर मान लो यहाँ पे 3 ना होकर 4 होता, तो ये 4 डिग्री इक्वेशन कहलाता, और इसी का नाम एक स्पेशल नाम है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि हर इक्वेशन के स्पेशल नाम होते हैं,
1 डिग्री के लिए लीनियर हो गया, 2 डिग्री के लिए क्वाड्रेटिक हो गया, 3 डिग्री के लिए क्यूबिक हो गया, 4 डिग्री के लिए बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब 5 डिग्री इक्वेशन से आपको कोई स्पेशल नाम नहीं दिखेगा, उसको आप 5 डिग्री, 6 डिग्री या इस तरह से आप कुछ भी चीज बोल सकते हो। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर। अब जब हो गया तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कुछ बात। क्या है ना, देखो अब कोई इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखना ध्यान से, मान लो इसको एक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो या तो पॉलिनोमियल को आप fx से रिलेट करेंगे, मतलब कोई फंक्शन है जो x में है, या आप px लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि fx बराबर यहां हमने लिखा ax क्यूब प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक बात। एक्स स्क्वायर के साथ जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, सॉरी एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म जो है, ये सभी कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स अर्थात गुणक। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स क्या कहलाएगा? ए। यानी कि ये जो ए है, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से अगर हम b की बात करें तो ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। c क्या कहलाता है? कोफिशिएंट्स ऑफ x। और d क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। सर जी इसमें कोई x नहीं है, इसमें कोई x ना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। आ रही बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं, मजा आएगा। अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझना, अगर हम एक बात तुमसे पूछे सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये सवाल आपको दिखाई देगा। सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर हम तुमको पूछें इन जनरल, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट्स यानी कि सर इसका कोफिशिएंट्स a है, और सम मतलब होता है जोड़, यानी कि सारे के कोफिशिएंट्स का जोड़ बोल रहे हो सर आप। इसका कोफिशिएंट्स a, इसका कोफिशिएंट्स b, इसके कोफिशिएंट्स c, और ये हो गए d। यही तो हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स कहलाता है। जरा गौर से देखो, अगर ये कोई फंक्शन fx है जिसमें आप a प्लस b प्लस c प्लस d निकालना चाहते हो, आखिर ये है क्या? तब हम इस पे आते हैं, थोड़ा ध्यान रखो, इंतजार करना होगा साहब। अब देखो हम इस पे आते हैं, ये क्या है मेरे भाई? आप जरा गौर से देखिए, हमारे पास इक्वेशन था px बोलो या fx बोलो, जो मर्जी कर दो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको एक आइडेंटिटी भी हम बोल सकते हैं, समझिएगा बात को। ये एक इक्वेशन है। अगर px का मान ये है, कोई बोले p1 निकालो, इसका मतलब क्या सोचेंगे? x की जगह 1 बोल रहा है निकालना, अर्थात जिधर भी x दिखाई देगा ना, उधर हमने क्या रखना है भैया? 1 रखना है। ax क्यूब प्लस d, x का मान इधर भी 1 रखेगा, c x का मान इधर भी 1 रखेगा, और ये हो गया d। अगर मेरे से बोलता p2 निकालो, अर्थात x का मान 2 निकालने बोल रहा है, x का मान 2 रखना भैया, यहां 2 रखना है, अर्थात a 2 का पावर 3, b 2 का पावर 2, c 2 प्लस d। थोड़ा गाना का मजा लो, आज होली है, चल रहा है आसपास, तुम्हारे भीतर भी चल रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, हमारे भीतर भी चल रहा है, पर क्या करें, नाचने लगे हैं। देखो P3 की बात करते हैं। देखो P3 मतलब क्या? सिमिलरली आप कह सकते हो x का मान 3 रखने बोला जा रहा है सर, ये हो गया a 3 का पावर क्यूब प्लस b x का पावर 3 का पावर 2 प्लस c इंटू 3 प्लस d। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, हमको कुछ भी अगर हमको बोल देता pz निकालो, अर्थात x के जगह z रखना, यानी कि जितने भी x दिखाई देंगे हमारे इक्वेशन में ना, सबको z से रिप्लेस कर देना। मेरा मतलब क्या हो गया सर जी? ये हो जाएगा az क्यूब प्लस bz स्क्वायर प्लस cz, और d आ जाएगा हमारा, ये हमारा pz का मान आ जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कोई भी वैल्यू मेरे से पूछे, p1 निकालना हो तो x के जगह 1 रख दोगे, p2 निकालना हो तो x के जगह 2 रखने बोल रहा है, pz निकालना अर्थात x के जगह सारी जगह x के जगह z रखने के लिए सवाल बोल रहा है मेरे से। ठीक है, तो हमने जरा पीछे जाओ और एक चीज समझना, हम अभी तुमको तुरंत समझाए दे क्या? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, मेरे से बोल रहे हैं कि भाई सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, कहने का मतलब इसके कोफिशिएंट्स a हो गए, इसके कोफिशिएंट्स b हो गए, इसके कोफिशिएंट्स c हो गए, और इसके कोफिशिएंट्स d हो गए, यही सम हमको निकालने बोल रहा था। कहने का मतलब जरा सोच के देखो, ये आखिर है क्या? समझना, ये है क्या सर? अगर हम x के जगह सब जगह 1 रख देना, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई कराओगे a ही आएगा। ठीक बात।
इधर भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और b इंटू 1 b। मेरा कहने का मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट्स कहने का मतलब वो बोल रहा है इनडायरेक्टली आपको p1 निकालो, अर्थात x की जगह 1 पुट करने बोल रहा है। इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखेंगे। जब भी कभी सवाल आपसे बोले सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, इसका मतलब सवाल तुमको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि f1 p1 कोई भी पॉलिनोमियल जिससे तुमने उसको माना है, जैसे हमने px माना है, कोई fx मानेगा तो वो f1 निकालेगा, कोई tx मानेगा तो वो t1 निकालेगा, जो भी पॉलिनोमियल मानना होगा वो निकालेगा। देखो ये बात अभी थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो रहा होगा, जब सवाल के भीतर इंक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके चलिए, तो सबसे पहली बात पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ गया। फिर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री समझ में आ गया। सम ऑफ कोफिशिएंट्स के बारे में हमने समझ लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा किस बात पे, जरा देखो, हम बात करते हैं थोड़ा सा फैक्टर की। अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, मान लो क्या 12 का यानी कि 12 का 2 एक फैक्टर है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ 2 जो है क्या इस 12 का कोई फैक्टर है? तो तुम्हारा सबसे पहले जवाब होगा कि अगर ये फैक्टर होगा तो सर जानते हैं अगर 2 इसका फैक्टर होगा तो 2 पूरा का पूरा काट देगा। देखो 2 छक्का 12 पूरा का पूरा काट देगा। यानी कि जो भी चीज इसको पूरा का पूरा काट दे इसका मतलब इसका वो फैक्टर है। और आपको मालूम है 2 6 12, तो 2 इसका फैक्टर है भी इन जनरल। तो बस इसी तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल के भीतर भी इस चीज को इंक्लूड करेंगे कि अगर कोई हमारा फंक्शन, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मान लो एक पॉलिनोमियल हम px दे रहे हैं जिसका वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कह रहे हैं हम तुमसे क्या x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन? क्या इस इक्वेशन के x माइनस 1 कोई फैक्टर है? तो मेरा पहला सवाल होगा कि अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा तो ये इसको पूरा का पूरा काट देगा। मतलब अब हम सबसे पहले इसको भागा लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको भागा लगाएंगे किससे? x माइनस 1 से। अब हम इधर x को देखेंगे और इधर वाले x को देखेंगे, बाकी चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, नहीं होगा तो कर लेंगे। ये x है और x स्क्वायर है, तो तुम सोचो x में हम अगर x से मल्टीप्लाई कराए तो क्या ये x स्क्वायर बन जाएगा? कहने का मतलब यहां x से लगाएंगे तो ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर बना दिया x स्क्वायर। फिर इस x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस x बन जाएगा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस वाला चिन्ह हो गया माइनस में और ये माइनस वाला चिन्ह हो गया प्लस में। तो पहली बात तो ये खत्म। अब देखो माइनस 4x और ये प्लस x, तो कितना बन जाएगा हमारा? माइनस 3x। कोई दिक्कत? दूसरे टर्म क्या उतर जाएंगे? ये प्लस 3 उतर जाएंगे। फिर अब इससे इसको लगाना है, इस x को देखेंगे, इधर के x को देखेंगे। यहां x है, तुम सोचो इस x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x बन जाएगा। तो तुम सिंपली कह सकते हो कि सर माइनस 3 से x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x बन जाएगा। बस यही सोचना है आपको। इसका मतलब माइनस 3 से लगाएंगे तो चलो माइनस 3 को गुना किया x से तो ये बन गया माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस 3। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये खत्म, यानी कि रिमाइंडर बच गया 0। अर्थात x माइनस 1 इसको पूरा का पूरा काट दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब क्या सर जी हमेशा इतना भागा करेंगे हम लोग? जरा सोचो, क्या हमेशा इतना भागा करेंगे? तो नहीं, ऑब्वियसली इतना भागा हम लोग हमेशा नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? तो आप जरा एक बात यहां ध्यान से देखिए, हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। आपको जिसके फैक्टर के बारे में चेक करना है, जैसे x माइनस 1 को चेक करना है कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो जिसको भी चेक करना है आप उसको 0 के बराबर पुट करो। तो x माइनस 1 बराबर यहां से 0 पुट करो, x का मान क्या आएगा साहब? x का मान 1 आ जाएगा। जरा सा x बराबर 1 इसमें डाल के देखो, तो इधर x बराबर 1 डाला तो 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, माइनस है तो ये रहा माइनस 4 इंटू 1 4 ये हो गए 3 3 1 4 माइनस 4 क्या मिला? 0। अर्थात यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। यानी कि अगर x माइनस 1 से इसको हमको डिवाइड देना है और पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो x बराबर 1 इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर आएगा। और चूंकि रिमाइंडर 0 आया है इसका मतलब ये इसका फैक्टर हुआ। अरे इसका फैक्टर हुआ तभी तो रिमाइंडर 0 दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा कट गया। बोलो समझ में आ रहा है कि ना? है यानी कि रिमाइंडर चूंकि x माइनस 1 से इसको डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर 0 आया। एनालिटिकली देखे, अब इस तरीके से x बराबर 1 इसके अंदर जब डाल के देखा तो भी यहां रिमाइंडर 0 आया। मतलब x बराबर x माइनस 1 जो इसका एक क्या है? फैक्टर है। सिमिलरली अगर तुमको इसी सवाल में बोले जरा चेक करो क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर है क्या, तुम देखो तो जरा चेक करके।
क्या x माइनस 3 इसका कोई फैक्टर है? तो चलो चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो डिवाइड लगाएंगे, दूसरी बात x माइनस 3 बराबर 0 पुट करेंगे, और ये काम मन में करना है। चलो अभी हम लोग बच्चे हैं सर, कर ले रहे। x का मान 3 डाल के देखो, x बराबर 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 और ये हो गए 3, तो 9 3 12 माइनस 12 ये बन गया 0, अर्थात x माइनस 3 भी इसका क्या फैक्टर है। अगर तुमसे हम यही सवाल को थोड़ा उल्टे तरीके से पूछे, हम आपको दे रहे हैं, कह रहा फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप रिमाइंडर का वैल्यू निकालो अगर इस इक्वेशन को आप x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हो। तो बस सीधी सी बात है सर, हमको जिससे डिवाइड लगाना है, यानी कि x प्लस 2 से डिवाइड लगाना है, किसको? इसको। तो हम इसको 0 पुट करेंगे, तो यहां से x का मान क्या आ गया, -2। अब रिमाइंडर निकालने के लिए x बराबर -2 इस पूरे इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। x का वैल्यू जैसे ही यहां -2 डालोगे तो -2 का बन गया स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और ये हो गए 3, -2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 और ये हो गए 3, 8 4 12 3 15, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15। अर्थात x प्लस 3 से जैसे, हाँ x माइनस 3 से, सॉरी x प्लस 2 से हम इसको जैसे ही डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा सर 15। अर्थात x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता, वैसे नहीं है, चुरा लो, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है तो डालो, क्या आ गया 15, रिमाइंडर आ गया 15। क्योंकि रिमाइंडर 15 आया यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। या सवाल सीधा पूछता कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम किसी एक फैक्टर को एक टर्म दे दिया, जैसे x प्लस 2 यहां दिया है, इससे डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम सीधा सीधा इसको पुट करेंगे सवाल में, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा समझ में आ गया सर। अब हम इसी के दूसरी चीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है साहब, जरा एक बात ध्यान से देखें, अगर कोई इक्वेशन है, मान लो x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 2, मान लो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 से, मान लेते हैं। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, या तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा अर्थात रिमाइंडर बचेगा 0, या फिर इस रिमाइंडर का जो डिग्री होगा या तो ये कांस्टेंट होगा या 1 डिग्री का होगा या 2 डिग्री इक्वेशन में आएगा। अगर हम 3 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री इक्वेशन मिल सकता है, याद रखिएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल को 3 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री इक्वेशन मिल रहा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 डिग्री इक्वेशन ही मिलेगा, हमने क्या कहा, मैक्सिमम 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा। हो सकता है इसका रिमाइंडर मिल जाए कुछ ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या हो सकता है इसका इक्वेशन मिल जाए रिमाइंडर का ax प्लस b, या हो सकता है इसका रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म से मिल जाए, या फिर हो सकता है इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये इसको पूरा का पूरा काट दे रहा है, इसका अर्थात मतलब ये हुआ कि ये इसके फैक्टर होंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर या तो हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, 0 ना होके कोई भी कांस्टेंट टर्म, 4 10 15 50 माइनस 25 कुछ भी, या 1 डिग्री इक्वेशन होगा या 2 डिग्री इक्वेशन होगा। अर्थात क्या बात आपको पकड़ना है, जितने डिग्री इक्वेशन से हम भाग लगा रहे हैं इससे 1 डिग्री कम हमारा मैक्सिमम रिमाइंडर का डिग्री हो सकता है। अर्थात हम तुमसे अगर पूछे कि इस इक्वेशन को अगर हम x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम मानेंगे रिमाइंडर का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, एक 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो सकता है a b c के अपने अपने जो भी मान आएंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल आ जाएगा। मतलब हमको ये पकड़ में लाना है भैया कि अगर किसी इक्वेशन को 3 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का डिग्री मैक्सिमम 2 आएगा। अगर किसी इक्वेशन को 7 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो मैक्सिमम 6 डिग्री इक्वेशन आएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, ये बात हमको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा 1-2 सवाल लेके आपको समझाना चाहते हैं। देखिएगा, हम पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देना है।
पहला सवाल तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन हमने आपको सिखाया, ये बस बेस बैकग्राउंड है आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। करा भाई मल्टीप्लाई करो x प्लस 2 को x स्क्वायर प्लस 4 से। अब बताओ तुम ही, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 4 से, कैसे मल्टीप्लाई होता है? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्लास में किए हैं, पर चलो एक बार फिर से करवा दे रहे। इस x को इस x स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x स्क्वायर क्या बना देगा? x क्यूब। ठीक बात। अब इस x को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस गुना प्लस प्लस होएगा और ये हो जाएगा 4x। कोई समस्या? फिर x का इस दोनों से हो गया साहब। अब जब x का इस दोनों से हो गया तो दूसरा टर्म हमारा बच जा रहा है 2। इस 2 का इस दोनों से मल्टीप्लाई लगाना है, तो 2 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। कोई समस्या? फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, तो सबसे पहले बड़ा डिग्री x क्यूब, इसके बाद इससे जस्ट छोटा तो 2x स्क्वायर, इसके बाद 4x प्लस 8, यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पे एक और मल्टीप्लीकेशन लेके हम कहें 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना 7x स्क्वायर प्लस 4 से, मान लो अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 2x को उठाएंगे 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा तो सबसे पहले 14 हो गया, ये x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब फिर ये 2x इस 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4 दूना हो गया सर 8x आ जाएगा। अब माइनस 3 इस 7 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 3 गुना 7 तो माइनस 21 हो गया और ये हो गए x स्क्वायर। माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो गया क्या हमारा? 14x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 12। ऐसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमने बहुत सारे क्लास के अंदर किया है, उम्मीद है आपको आया होगा, और नहीं आया होगा तो इस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को एक बार कर लेना घर में फिर से। ठीक है, चलो हम टॉपिक को आगे बढ़ा के सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक साधारण सा सवाल है, कह रहा है डिवाइड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको आपको x से डिवाइड लगाने बोल रहा है। बताओ x है यहाँ है x स्क्वायर से, तो x से लगाएंगे सर, x गुना x स्क्वायर, ये खल्लास हो गया साहब, 4x उतर जाएगा हमारा। अब यहाँ x है यहाँ 4x है तो 4 से लगाना होगा, 4 गुना x क्या बन गया? 4x। अब ये कांस्टेंट टर्म बच गया 4 हमारा, जो x से कटेगा नहीं, ये यही रह गया, यानी कि इसका रिमाइंडर हो गया हमारा 4। बात समझ में आ रही है? ओके, अब अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा देखो, इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं, जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिएगा। मान लो अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक इक्वेशन है। ठीक, इसको हम समझना बात को, ये एक इक्वेशन है, कह रहा x का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, अर्थात कोई भी पॉलिनोमियल बराबर 0 हम लिख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर 0 लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब हुआ x का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, जो इसको अच्छा जरूरी नहीं कि यहां 0 ही हो, कुछ भी हो सकता, 17 दे देता, 50 दे देता, कुछ भी दे देता, मतलब बराबर कुछ देगा। अब जो भी देगा तो चलो हमने 0 मान लिया, मान लो तुमको अगर 50 ही दिया जाता तो आप इस 50 को इधर ले आते तो बराबर 0 तो उधर हो ही जाता। तो चलो जो भी रहेगा हम लोग देख लेंगे, अभी हम बस सिंपली 0 रख रहे हैं इस तुमको समझाने के लिए। अब जीरोज क्या होता है, x के वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को डालने से सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि x का वो वैल्यू जो हम इसके LHS में डाले तो RHS के बराबर आ जाए, तो वही हमारा इसका जीरोज कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है या फिर रूट्स कहलाता है। अब हम, मेरे पास आइडिया है, तुम्हारे पास एयरटेल होगा, x बराबर जरा सा 1 रखो, इसके अंदर 1 डाल के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी कि LHS RHS के बराबर हो गया। तो सर जी हमको आता था, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं तो हमको मालूम था कि x बराबर इसका सॉल्यूशन है, तो इसलिए हमने x बराबर 1 रखा। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि चूंकि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए x बराबर 1 इसका जीरोस कहलाएगा, या दूसरे अर्थ में x को हम इसका रूट बोलेंगे, या x बराबर 1 हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। मेरा कहने का मतलब हुआ जीरोस बोलो, रूट्स बोलो
या सॉल्यूशन बोलो, ये एक ही है, ये तीनों एक ही चीज है। द वैल्यू ऑफ x एट विच द इक्वेशन सेटिस्फाई बोथ साइड्स LHS एंड RHS, अर्थात x के वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को LHS और RHS को सेटिस्फाई कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहलाएगा, वो हमारा जीरोस कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा या फिर सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक बात। अब इसी पे बेस्ड आपका एक सवाल है, जरा देखिएगा, आपको उम्मीद है समझ में जरूर आएगा। देखना भाई, कह रहा सवाल कि x बराबर 2 एंड x बराबर 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। कह रहे x बराबर 0 and x बराबर 2 are the zeros of this polynomial, then find a and b। सवाल कर रहा है, ये एक पॉलिनोमियल हम आपको दे रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हम आपको दे दिए, 0 और 2। अगर ये 0 और ये 2 इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम जैसे ही x बराबर 0 इसमें डालेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, x बराबर 2 इसके अंदर जैसे ही डालेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। चलो डाल के चेक कर लेते हैं। यहां 0 डालेंगे तो 0 इंटू 2 खत्म, 0 इंटू कुछ भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि यह बच गया b और RHS में बच जाएगा 0, अर्थात b बराबर 0, एक पहला कंडीशन मिल गया। फिर x बराबर 2 भी इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x बराबर 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 पंचे 20, 2a और प्लस b, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि सवाल पहले बोल चुका है कि ये क्या है, इसका रूट्स है। तो रूट्स है तो LHS में जैसे हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो RHS के बराबर होएगा, जैसे कि यहां हुआ। तो यहां से बन गया हमारा 2a प्लस b। देखो 16 में से 20 जाएगा तो -4 इस साइड होएगा, उसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कोई समस्या? यहां से 2a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, एक कह रहा है b बराबर 0 और दूसरा कह रहा है 2a प्लस b का मान है 4। अब जरा सोचो, b का मान जैसे हम यहां 0 रख देते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 2a प्लस 0 बराबर 4, a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, अर्थात a बराबर 2 मिल गया और b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अर्थात सवाल जो मेरा कह रहा था, फाइंड a एंड b इफ x बराबर 0 एंड 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सवाल तुम्हारा कह रहा था, अब चूंकि x बराबर 0 और x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा और x बराबर 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से हमने दो कंडीशन निकाला और इस दोनों कंडीशन को साथ लेके हमने a और b का मान निकाला। a का मान निकलेगा कितना, 2, और b का मान कितना निकल गया, 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक बात। अब यहां से एक बात थोड़ा और आपको समझ में रखना, क्या कि जानते हैं सर, अगर x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है, जीरोज है या रूट्स है, इसका मतलब 2 को इधर ले आओ, x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। आपको ध्यान रखना है, सवाल अगर कह दे कि x बराबर 7 अगर किसी इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब उस इक्वेशन का x माइनस 7 एक फैक्टर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि x माइनस 7 जो फैक्टर होता है केवल वही उसको 0 कर सकता है। तो अगर ये इसको 0 किया है, कौन, 7, तो 7 जब इधर आएगा तो x माइनस 7 इसका एक फैक्टर होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, 0 में तो यहां थोड़ा सा समझना कठिन होगा। हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, x बराबर हम कह रहे हैं 4 और 3 इसका रूट है, समझना। x बराबर 4 और 3 क्या है, इसका रूट है। इसका मतलब अगर x बराबर 4 और x बराबर 3 इसका रूट है, इसका मतलब होगा x माइनस 4, क्योंकि 4 जब इधर आएगा तो माइनस 4 होगा, एंड x माइनस 3, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। और जो भी चीज फैक्टर होता है वो उसके हर एक टर्म में लगेगा, याद रखिएगा। अब ये बात हम आपको थोड़ा सा बड़ा बात बता रहे हैं और ये हम समझाने जा रहे हैं कि ये हम क्या बोल रहे हैं। इस बात को थोड़ा दिमाग में गहराई से डालना, थोड़ा सा लेट आएगा पर आएगा, लाना ही होगा।
है, हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए शेर बोलेंगे। अब शेर कैसा होगा, संभाल लेना, ठीक है। देखो x-4 अगर इसका फैक्टर है तो हम सोचेंगे x-4 इसके हर एक टर्म में होगा, अर्थात x स्क्वायर में भी होगा, x में भी होगा और इस कांस्टेंट वाले में भी होगा, पर दिख तो नहीं रहा है साहब, कैसे करोगे? तो चलो देखते हैं। मेरे भाई सवाल में यहां है एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए x-4। पहले जो चाहिए डाल दो, x-4 चाहिए, लेकिन था तो एक्स स्क्वायर, तो अब हमको दिमाग में आया इधर x लगा देते, तो यहां x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जो लाना था वो आ गया। पर वो तो आ गया, साथ साथ एक चीज और आ गया सर, -4x। ये तो पूरे इक्वेशन में नहीं था, ये पूरे इक्वेशन में नहीं था। अगर -4x एक्स्ट्रा माइनस में आया है तो इसको खत्म तो करना पड़ेगा, अर्थात कहीं ना कहीं हमको +4x चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं +4x चाहिए, यानी कि +4x। एक चीज जरा तुमसे सोचो, अगर हमको कहीं लिखा हुआ 3x + 5, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x में अपने मन से 2x जोड़ देते हैं और 2x घटा देते, क्या कोई अंतर पड़ेगा? देखो जरा गौर से, हमको दिया हुआ कंडीशन था, ये एक पॉलिनोमियल था 3x + 5, चूंकि हमको सवाल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझ में आया इसको 2x और चाहिए, हम अपने मन से 3x + 2x यानी कि 2x जोड़ भी दिए और देखो घटा भी दिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आपको यही समझना है, देखिएगा जरा गौर से हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर तो बन गया सर, लेकिन -4x आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर -4x आ गया तो हम अपने मन से यहां +4x कर देंगे, ताकि ये -4x + 4x को मार दे। जैसे ही +4x किए और 7x माइनस में पहले से था, अर्थात कुल मिला के -3x हमारे पास बच गया। हाँ, -3x हमारे पास बच गया, लेकिन हम क्या बोले, हमको हर एक टर्म में क्या चाहिए, x-4। यहां क्या है, -3x, तो पहले तू लगा दो x-4 जो चाहिए, लेकिन हमको लाना -3x, तो सर यहां -3 लगाएंगे तभी तो -3x होएगा। अब देखो ये -3x तो आ गया, साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या बन गया, -3 गुना -4 + 12, और देखो ये अपने आप सेट हो गया, ये पहले चाहिए भी था हमको और आ भी गया। अर्थात जरा देखो तो क्या x-4 यहां भी, x-4 यहां भी आ गया, तो x-4 ये हो गए और इधर बच गए, दोनों था तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहां बच गया x और यहां बच गया 3। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो अब इसी चीज को एक दो सवाल लेके अभी और हम समझा रहे हैं आपको, जरा समझ में ध्यान से रखिएगा। हम आज इसी टॉपिक में चैप्टर को लास्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको इत्मीनान से छोटे छोटे करके समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे पूरा और समझना भी पड़ेगा पूरा, कोई उपाय नहीं है साहब, है। देखो एक छोटा सा इक्वेशन और लेते हैं, मान लो x² - 7x और +6 कह रहा है, इसके दो रूट है, कौन कौन, एक x = 1 और x = 6, ठीक। अगर x = 1 इसके रूट्स हैं या x = c इसके रूट्स हैं, तो दो में से जिसको मन करना है, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा सर, अर्थात फैक्टर होने का मतलब हुआ x - 1 इसके हर टर्म में होने चाहिए। तो देखो कैसे सेट करते, यहां चाहिए x - 1, तो पहले जो चाहिए वो डाल दो, x - 1 डाल दिया, लेकिन है क्या यहाँ x², तो तुम सोचो यहां x से गुना करेंगे तब ना x गुना x² बनेगा, x² तो बन गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, क्या, x गुना -1, तो -x एक्स्ट्रा आ गया। इसको खत्म करने के लिए +x करना होगा, और -7x पहले से था और यहां +x अपने मन से किया तो -6x बन गया, अर्थात ये बन गया कितना, -6x। अब इसमें भी क्या चाहिए हमको, x - 1, क्योंकि फैक्टर हर एक टर्म के अंदर भीतर होगा, तो -6x में भी चाहिए x - 1, तो हम पहले अपने मन से x - 1 डाल देते। चाहिए क्या, -6x, तो तुमको समझ में आ गया कि -6 से गुना करना होगा तभी तो -6x बनेगा, और देखो ये -6 और -1 तो माइनस माइनस प्लस, अपने मन में +6 बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x - 1, देखो यहां भी था यहां भी था, खींच के कॉमन कर लिया, यहां बच गया x और यहां बच गया 6, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x - 1 इंटू x - 6। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि हर एक फैक्टर को हर एक टर्म में कैसे लिखते हैं, और अभी तो हमने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक में सिखाया है, कल क्यूबिक में भी सिखाएंगे, ठीक है। और जब क्यूबिक में आप सीख लेंगे तो किसी भी जगह आप इसको सेट करना शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी फैक्टर को हम ईच टर्म के अंदर कैसे सेट करते हैं, समझ में आ गया। अब देखो एक दो सवाल हम लेते हैं और
इस सवाल के साथ हम एक दो सवाल अभी आपको सॉल्व कराएंगे, इसके बाद हम आपके क्लास को आज एंड कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन fx बराबर दिया हुआ हमको, fx का मान दिया हुआ है कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। क्या सिखाए थे हम आपको, जैसे ही ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स तुमसे पूछ रहा ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा भैया f1 निकालो, हर एक x के जगह 1 डालो। सवाल तुमसे यही कह रहा था, तो बस f1 निकालेंगे, हर एक x के जगह 1 डालो। 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस 5 1 माइनस 6, ये हमारा 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1। 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, 1 माइनस 6 माइनस 5। पहली बात तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उत्तर आएगा हमारा माइनस में साहब। दुक्का दो, दूतिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचा 20 पंचा 100, 4 पंचा 20, 120, यानी कि माइनस 120 हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स का। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? थोड़ा और हम आपको समझाएंगे, तब जाके आगे के सवाल को सॉल्व करा पाएंगे। ठीक है, तो आज टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, सवाल को यहीं खत्म करेंगे। अगले क्लास में फिर हम आपके लिए लेके आएंगे इससे आगे की चीजों को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई करते रहेंगे आप, और जो भी समस्या है उसको सॉल्व करते रहेंगे। अगेन आपको होली की बहुत सारी शुभकामना, ईद और रमजान की भी बहुत सारी बधाई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक मेरे से रहो, पढ़ाई करते रहो अपने आप। ठीक है, अपना ख्याल रखना और खूब बढ़िया से होली मनाना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।